मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल आशीष कुमार में। कक्षा 10 का विज्ञान और उसका पाठ जैव प्रक्रम, मैं पहले 2 वीडियो कक्षा 10 के इसके पहले पब्लिश कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में जैव प्रक्रम पर चर्चा की थी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, हम इसे क्यों पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी प्रक्रियाएं इसमें आती हैं। उसके बाद दूसरे चरण में हमने देखा था कि पोषण किसे कहते हैं, और पोषण में हमने देखा था कि भोजन करने की विधि, भोजन का प्रकार, भोजन ग्रहण करने का तरीका, ये सारी चीज़ें पोषण में आती हैं। और फिर भोजन लेने के बाद हमारे शरीर में उसका क्या होता है, उसमें वो भी पोषण के अंतर्गत ही आता है। तो विशेष तौर पर यहाँ देखें, अगर हम 5 स्टेप्स ऑफ पोषण या न्यूट्रिशन मनुष्यों में, क्योंकि हम ये जानते हैं, पिछले पाठों में मैंने चर्चा की थी, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि भोजन विभिन्न प्रकार का हो सकता है, भोजन लेने के तरीके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवों के बारे में पढ़ना और सभी जीवों के भोजन के बारे में पढ़ना ये अभी एक प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में मनुष्य का पाचन तंत्र है, मनुष्य में विशेष रूप से पोषण पढ़ना है, इसीलिए हम देखेंगे कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये 5 स्टेप्स या चरण पोषण में विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। और जो कि अगर इनको हम डिस्कस करें, पहले सबसे पहला अभी देखेंगे अंतर्ग्रहण, यानी इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करना। तो आइए इस चित्र के माध्यम से भी समझते चलते हैं इन 5 चरणों को। हम इन चित्रों के माध्यम से अभी विस्तृत रूप से समझते हुए चलेंगे। तो अंतर्ग्रहण, हम यहाँ ये एक मनुष्य का चेहरा बना हुआ है, यहाँ जो हमारा मुंह खुला होता है, हम इस मुंह से यहाँ से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया, मुंह में हमने रख लिया भोजन को, अंतर्ग्रहण हो गया। अब उसके बाद पाचन, डाइजेशन, अंग्रेजी में डाइजेशन बच्चों, हिंदी में पाचन। पाचन की प्रक्रिया अगर देखें तो यहाँ मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। मुंह में, जिसको मुख गुहा, ओरल कैविटी, ये जो हमारे मुंह में अंदर जगह है जहाँ हमारे दांत हैं, जीभ है, तालू है, ये पूरा जो एक एरिया अंदर है, इसको मुख गुहा या ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसको आप आम भाषा में मुंह कहते हैं, उसको विज्ञान की भाषा में मुख गुहा या ओरल कैविटी कहेंगे। इस ओरल कैविटी में हम भोजन रख लेते हैं। अब यहाँ से 3 चीज़ें हैं जिनकी भूमिका यहाँ शुरू हो जाती है भोजन में। पहले दांत, बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को ये दांत चबा करके, कूच करके महीन कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। दूसरा, यहाँ मुंह में पाई जाने वाली लार या सलाइवा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लार, भोजन से मिक्स होकर वो भोजन को लुगदी के समान कर देती है, उसको मिक्स हो जाती है उसके साथ भोजन को, ताकि वो आसानी से निगला जाएगा और आसानी से विभिन्न प्रकार के आगे उसके कार्य उसके ऊपर हो पाएंगे। तीसरा, जीभ। जीभ का भी, जीवा या जीभ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जीभ भोजन को मिक्स करने में, जैसे चम्मच होता है ना, किसी चीज़ से चम्मच से मिला देते हैं, या कोई मिक्सर होता है, ऐसे जीभ एक मिक्सर की तरह काम करती है, भोजन और लार को मिक्स करने का काम करती है। उधर दांत लगातार भोजन को चबाते जाते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं, लार उसे मुलायम बनाती है और लार को भोजन के साथ मिलाने का कार्य जीभ करती है। तो ये 3 काम हो रहे हैं। लार जो है वो आती है 6 जोड़ी, लार ग्रंथियां यहाँ पे हमारे जबड़ों के आसपास, यहाँ पर कुल मिला के 6 जोड़ी ग्रंथियां ही पाई जाती हैं आसपास में, मुख गुहा के आसपास ही। और इन 6 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार निकलती है, वही हमारे मुंह में स्रावित होती, आती रहती है, और जो कि भोजन को पचाने में, उसको गलाने में, उसके साथ मिक्स होने में, ताकि वो आगे आसानी से नीचे जा पाएगा, ये कार्य करती है। अगला
ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मुंह से प्रारंभ होकर के नलीनुमा जो रचना है यहाँ आती है, फिर ये और कुंडलित होती जाती है, लंबी सी रचना है जो कुंडल बना करके यहाँ पे इकट्ठा रखी हुई है। ये नीचे आकर के यहाँ गुदा द्वार या एनस, जहाँ से आप शौच करते हैं, वहाँ से ये इसको इस छिद्र को कहते हैं गुदा द्वार। तो ये मुख से लेकर के और गुदा द्वार तक ये पूरी जो लाल रंग की मैंने रचना बनाई है नलीनुमा, ये आहार नाल कहलाती है। इसको आप आहार नाल कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में आहार नाल, या इसको कुछ लोग फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि भोजन इसके अंदर प्रवाहित होता है। अब ये रचना कहलाती ग्रसिका या इसोफेगस, ये जो पतली रचना यहाँ आई है। उसके बाद ये रचना नीचे आती है, फिर ये एक बड़ी रचना में आकर खुलती है, जिसको कहते हैं आमाशय। ये वाला यहाँ जो भाग है, और इसको लोग आम भाषा में इसको आप पेट कहते हैं, अंग्रेजी में स्टमक, और विज्ञान की भाषा में आमाशय। ये एक चौड़ा भाग होता है, बड़ा भाग होता है। जब यहाँ पर भोजन यहाँ से चलते 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 यहाँ आया, तो ये फूल भी जाता है, भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, और भोजन यहाँ से यहाँ आसानी से आ पाए, इसके लिए इस आहार नाल की भित्तियों में, दीवारों में क्रमाकुंचन गति होती रहती है। जैसे जैसे इस नली से भोजन आगे बढ़ता है, ये नली ऐसे ऐसे अंदर से इसकी जो दीवारें होती हैं ऐसे ऐसे मूवमेंट करती हैं, ताकि भोजन आगे बढ़ता जाए और पीछे ना आए। तो इसलिए ये भोजन जैसे ही हमने यहाँ पहुँचाया, और उसके बाद क्रमाकुंचन गति के द्वारा इसको धीरे धीरे भोजन नीचे लाया जाता है, और लाते लाते फिर यहाँ आमाशय में भोजन आके पहुँच गया। अब अभी हम ये देखेंगे भोजन कहाँ जाता है, फिर किस रास्ते से होकर जाता है, फिर हम अभी इस पर चर्चा करेंगे कि इसका पाचन कैसे होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम इसका रूट मैप देख रहे हैं कि भोजन कहाँ से कहाँ होता हुआ जाता है। ये आमाशय के बाद फिर एक और इसके बाद का जो भाग है, पतली नली यहाँ से शुरू हुई है, और ये जो कुंडलित रचना देख रहे हैं ढेर सारी, आप बिल्कुल उसी में जैसे धागा उलझ जाता है, इस तरह की बहुत पतली महीन पाइप के रूप में ये पतली पाइप, जिसको क्षुद्रांत या छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत काफ़ी लंबी रचना है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, और जो इतना लंबा है कि वो पूरे शरीर में सीधा सीधा नहीं आ सकता, इसलिए कुंडली के रूप में घुमा करके यहाँ फिट होता है, इसी आपके पेट वाले हिस्से में यहीं पर। तो ये, और उसके बाद फिर भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में, ये बृहदांत या बड़ी आंत। तो बड़ी आंत, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में खुलती है, फिर जो भी पचा हुआ भोजन तो छोटी आंत में ही रह जाता है, बड़ी आंत में वो भोजन पहुंचता है जो अपचा हुआ है, जो नहीं पचा है, वो बड़ी आंत में आता है। यहाँ फिर उसके अंदर से कुछ प्रोसेस होता है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर ये होता हुआ यहाँ मलाशय में आता है, जहाँ मल इकट्ठा होता है, और फिर ये गुदा द्वार से मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका रूट मैप हो गया भोजन का, कि भोजन यहाँ मुंह से लिया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है, और फिर यहाँ से ग्रास नली या ग्रसिका, फिर यहाँ से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, और मलाशय के बाद फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये तो भोजन का रूट मैप हो गया। लेकिन इतनी प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है इसको यहाँ से करने की, फिर यहाँ से निकालने की, और इन सब प्रक्रियाओं के इतने अंगों की क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ सहायक अंग भी जुड़े हुए हैं। ये यकृत आपको दिख रहा है, लीवर, और ये आपको छोटा सा अग्न्याशय दिख रहा है, पैंक्रियास। अग्न्याशय या पैंक्रियास, और ये है लीवर या यकृत, इनका भी कार्य है। और उससे पहले समझ लें एक डायाफ्राम, एक पर्देनुमा रचना होती है, यहाँ पे डायाफ्राम लिखा हुआ है, ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या करता है, एक डिवाइडर है, क्योंकि ये जो आपका चेस्ट वाला भाग है, ये हमारा ये जो हिस्सा है, ये कहलाता है वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी, ये आपका वक्ष गुहा कहलाता है।
और वक्ष गुहा यहाँ से नीचे जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो आहार नाल के अंग हैं, ये वाला स्थान है, ये उदर गुहा कहलाता है। ये वक्ष गुहा इतना भाग, और ये पूरा इतना, ये आपका उदर गुहा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा इतना भाग जो आपका है ये उदर गुहा कहलाता है। ऊपर वक्ष गुहा कहलाता है। वक्ष गुहा में आपके फेफड़े और हार्ट वगैरह होता है, और इधर उदर गुहा में आपके आहार नाल से संबंधित और उससे जुड़े हुए अंग, ये यकृत और अग्न्याशय और आहार नाल स्वयं उपस्थित होती है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट हम दो भागों में बांट सकते हैं, ये उदर गुहा और ये वक्ष गुहा, और इन दोनों को बीच में एक डिवाइडर के द्वारा अलग किया जाता है, ये है डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम बना हुआ है, डायाफ्राम के नीचे ये आपका आमाशय और यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मदाशय, गुदाधार, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे है। तो ये सभी अंगों की स्थिति हो गई, भोजन का रूट मैप हो गया। अब हम आते हैं कि भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है, क्योंकि अभी हम दूसरे चरण पर चल रहे हैं, अंतर्ग्रहण हो गया है, पाचन के बारे में बातचीत चल रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ जब मुंह में भोजन लिया जाता है और लार आती है, तो लार में ही, मुख गुहा में ही पाचन कुछ शुरू हो जाता है। यह है लार एमाइलेज, एक एंजाइम है। एंजाइम क्या है? एंजाइम या उत्प्रेरक, ये वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के होने के लिए आवश्यक है। इनकी उपस्थिति में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। हजारों प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में हैं, विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और इन एंजाइम्स की उपस्थिति में ही स्पेसिफिक कोई क्रिया हमारे शरीर में हो पाती है। तो जितने भी पाचन संबंधी रासायनिक क्रियाएं होंगी उनके लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा, इसलिए एंजाइम्स हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भोजन के पाचन में भी उनका महत्व रहेगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख गुहा या जो आपका माउथ ओरल कैविटी है, यहाँ पे जो लार आती है, लार में लार एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, इसे टाइलिन भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे एक बात और देख लें बच्चों कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन पोषक पदार्थ मुख्य रूप से आपके भोजन में होते हैं जो आप खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, आलू और तमाम चीज़ों में, प्रोटीन दालों में, अंडे में, मांस में और सब चीज़ों में, वसा आपके सरसों में, मछली में, मूंगफली के तेल, सूरजमुखी के तेल, तमाम तरह के वसाएं आप लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन चीज़ें हमने ली हैं, और ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जटिल पदार्थ हैं, और इन जटिल पदार्थों को हमें पाचन के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ना है। तो पाचन क्या है कि जटिल भोज्य पदार्थ जो हैं उनको सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, रक्त हो, कोशिकाएं हो, सभी भोजन के सरल पदार्थों को ही ग्रहण कर सकते हैं, और भोजन जो हम लेते हैं वो सरल पदार्थों में नहीं होता है, वो जटिल पदार्थों के रूप में लेते हैं। तो जटिल पदार्थों के रूप में लिया गया भोजन सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। पाचन करने के लिए ही ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, सरल पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थ में जब चेंज होगा तो ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन सरल पदार्थ में टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेगा, और वसा जब सरल पदार्थों में टूटेगा तो ग्लिसरॉल बनेगा। तो यहाँ देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ जब इसे सरल पदार्थ में तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा,
प्रोटीन जब सरल होता जाएगा तो अंत में अमीनो अम्लों में बदल जाएगा, अमीनो एसिड में बदल जाएगा। वसा जब सरल पदार्थों में टूटेगा तो वसा अम्लों ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। यही कार्य करने के लिए सारी ये परेशानी उठाई जा रही, सारा काम किया जा रहा है। जो व्यवस्था है आहार नाल की और उसके बाद इतने सारे अंगों की, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की, ये सारा तंत्र लगा हुआ है केवल एक काम करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम ग्लूकोज में बदलेंगे, प्रोटीन को कैसे अमीनो एसिड में बदलेंगे और वसा को कैसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेंगे। तो बच्चों यहाँ से फिर प्रारंभ करते हैं कि मुख्य गुहा में लार एमाइलेज एक टाइलेड एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करेगा। कार्बोहाइड्रेट अभी बात हो गई, और उसके बाद अभी और प्रोटीन और वसा का कोई पाचन अभी शुरू नहीं हो पाया है। तब तक भोजन यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर यहाँ आमाशय में पहुँचेगा। आमाशय एक बड़ा अंग है और उसमें आमाशय की जो दीवारें हैं, भित्तियाँ हैं, जब भोजन पहुँचेगा तो वहाँ से HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, रसायन केमिस्ट्री में आपने सुना पड़ा होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है जो आमाशय स्रावित करता है, सिक्रीट करता है, और HCl भोजन पचने के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है। और वहाँ पर इसी में जो पाचक रस निकल रहा है आमाशय की भित्तियों से, उसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। और श्लेष्मा या म्यूकस भी होता है। ये म्यूकस जो HCl है, अम्ल है, ये आमाशय की दीवारों को ही नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए श्लेष्मा होता है जो दीवारों से सटा होता है और अम्ल को आंतों को नुकसान पहुंचाने से या आमाशय को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। तो इस 3 तरह के स्राव आमाशय में होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे एंजाइम्स काम कर पाएंगे। पेप्सिन वगैरह अम्लीय माध्यम में ही काम करते हैं, तो ये अम्लीय माध्यम ये HCl बनाएगा। साथ ही साथ ये विभिन्न प्रकार के जो बड़े टुकड़े हैं भोजन के, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट वसा, उनको भी छोटे टुकड़ों में अम्ल है तो कुछ तोड़ेगा ही, तो ये कुछ भोजन को और छोटे कणों में, सरल कणों में तोड़ने का कार्य करेगा। साथ ही साथ पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा क्योंकि प्रोटीन का पाचन करेगा। इस तरह से भोजन अब आमाशय के बाद आगे बढ़ रहा है, आएगा क्षुद्रांत या छोटी आंत में। छोटी आंत में जब ये भोजन आया, क्षुद्रांत में जब आया, तो अब भोजन का जो मुख्य पाचन है वो छोटी आंत में ही होना है। बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, कई सारे एंजाइम काम करेंगे और पूरी एक जटिल प्रक्रिया के दौरान ये क्षुद्रांत में सारे जो भोजन के सारे अवयव हैं उनका सबका पाचन यहाँ कंप्लीट होना है। तो जो भी कुछ रह गया अभी तक पाचन, चाहे मुंह से शुरू हुआ हो, इसोफेगस, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में आने के बाद भोजन का जो भी पार्ट बचा है जिसका पाचन अभी नहीं हो पाया है वो क्षुद्रांत में होगा। यहाँ पे क्या होता है, क्षुद्रांत की सहायता के लिए आपके यकृत लगा हुआ है, लीवर। लीवर में बाइल बनता है या पित्त बनता है जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यहाँ देखिए पित्ताशय लिखा हुआ है, छोटी सी थैली होती है यकृत में ही, और पित्ताशय यकृत से जुड़ा हुआ होता है, इसमें पित्त इकट्ठा होता है और यहाँ से पित्त नली के द्वारा यहाँ पे छोटी आंत में ले जाया जाता है पित्त। और अग्न्याशय भी एक अंग यहाँ जुड़ा हुआ है, ये ग्रंथियाँ हैं जो कि यकृत भी एक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की यकृत ही है। अग्न्याशय भी एक ग्रंथि है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करती है। तो ये अग्न्याशय जो है विभिन्न प्रकार के, जो आपने सुना होगा इंसुलिन हार्मोन जो है वो इसी अग्न्याशय से स्रावित होता है और वो ग्लूकोज के स्तर को शरीर में सेट करता है, सही करता है। यदि इंसुलिन में कोई कमी आती है तो उसी को फिर डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी कहते हैं। आपने डायबिटीज़ सुना होगा, शुगर इसको कहते हैं, शुगर हो गई है, एक्चुअली वो मधुमेह या डायबिटीज़ होता है। और डायबिटीज़ में इंसुलिन सही से काम नहीं करता, उसकी मात्रा कम हो जाती है इस अग्न्याशय से जो स्रावित होता है, और तब ऐसी स्थिति में शुगर का लेवल, शर्करा का लेवल, ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सब डायबिटीज़ हो गया। फिर वो अलग कभी टॉपिक आएगा, फिलहाल अभी हम पाचन के बारे में बात करेंगे। अग्न्याशय का यहाँ पाचन में क्या भूमिका है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उससे पहले देखें कि अब क्या है कि जो छोटी आंत में जो एंजाइम काम करने हैं उनके लिए चाहिए क्षारीय माध्यम। तो ये जो हमारा पित्त रस है ये क्षारीय होता है, और अब पित्त रस के आ जाने से अम्ल का असर भोजन में खत्म हो जाएगा और भोजन
अब आ जाएगा क्षारीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में यहाँ पर एंजाइम काम करेंगे। तो पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है, साथ ही साथ ये वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में भी तोड़ता है। तो वसा के पाचन में विशेष रूप से पित्तरस का काम होता है। दूसरा, ये भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे कि और एंजाइम वगैरह आसानी से काम कर पाते हैं। अगला फिर अग्न्याशय का अगर रोल देखें, यहाँ पर छोटी आंत में अग्न्याशय से जो पाचक रस आ रहा है, अग्न्याशय का रस निकलकर छोटी आंत में आ जाता है। तो अग्न्याशय में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा। लाइपेज नाम का एंजाइम है जो वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज नाम का एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा। एमाइलेज कभी भी आप शब्द सुने तो आप ये जान जाएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम है। अगर आप लाइपेज कहीं भी नाम सुने तो आप ये जान जाएंगे कि ये वसा के पाचन के लिए एंजाइम है। अगर एंजाइम्स में इन आता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरह के नाम हो तो आप तुरंत जान जाइए कि एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए काम करेंगे। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों सीखने के लिए। लाइपेज नाम याद कर लीजिए वसा के लिए। एमाइलेज, हमेशा कोई भी एमाइलेज होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होगा। और इन लास्ट में जिसमें इन आएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। साथ ही साथ अग्न्याशय से आए हुए रस में जो एंजाइम है तो काम कर ही रहे हैं। पित्तरस अपना काम कर ही रहा है। क्षुद्रांत या छोटी आंत की भित्तियों से भी एक पाचक रस निकलता है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी पर काम करेंगे और अंततः सारा पाचन कंप्लीट हो जाएगा और छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के पाचक रस मिलकर हर तरह से भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। ये हो गई पाचन की प्रक्रिया। अब इसके आगे देखते हैं अवशोषण, एब्सॉर्प्शन। अवशोषण भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने माल तो तैयार कर लिया, भोजन ले लिया, उसको पचा लिया, छोटी आंत में भोजन पहुंच गया, यहाँ पच करके इकट्ठा भी हो गया, अब अपने सरल अणुओं में टूट चुका है। लेकिन ये भोजन जो हमने लिया है, ये जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, इन तक कैसे पहुंचेगा? शरीर की सारी कोशिकाओं को भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है, उन तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन जरूरी है, अवशोषण जरूरी है कि भोजन का अवशोषण हो रक्त के द्वारा, क्योंकि रक्त ही वो माध्यम है बच्चों जो पूरे शरीर में दौड़ता है। इसीलिए रक्त की महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी पदार्थ हम मुंह में कोई चीज़ लेते हैं वो पूरे शरीर को कैसे मिलता है। दवा यहाँ लगा देते हैं, नस में लगाते हैं इंजेक्शन, पूरे शरीर को कैसे मिल जाता है। दर्द यहाँ हो रहा है, इंजेक्शन यहाँ लगता है, फिर हमको तुरंत रिलीफ कैसे मिल जाता है? इसका कारण है रक्त, ब्लड, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में हमेशा दौड़ता रहता है और अगर रक्त को जो चीज़ मिल जाएगी वो हर जगह पहुंचा देता है, शरीर के सारे भागों में। तो ये अवशोषण होना आवश्यक है कि भोज्य पदार्थ जो इकट्ठा हुए हैं, ग्लूकोज है, आपका अमीनो अम्ल बन गया, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल बन गया, सब सरल पदार्थ तैयार हो गए हैं छोटी आंत में, इनको रक्त में जाना है। रक्त में जाने के लिए क्या व्यवस्था है कि जो आपकी छोटी आंत होती है इसमें इस प्रकार की रचनाएं होती हैं, इसी में भोजन यहाँ पच करके इकट्ठा हुआ है और इसी रसांकुरों में, इनको रसांकुर बोलते हैं, उंगलीनुमा जो रचनाएं होती हैं, उभार होते हैं, इनको रसांकुर बोलते हैं। इन्हीं रसांकुरों में महीन महीन रक्त की नलिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जिनको बोलते हैं, बहुत महीन महीन पतली नलिकाएं जिनमें खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, ये इन रसांकुरों में होती हैं। और जब इन रसांकुरों के संपर्क में बचा हुआ भोजन आता है तो वो रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है। इतनी पतली और महीन रचनाएं होती हैं, वो नलिकाएं होती हैं कि उनमें आर पार मूवमेंट भोजन का, या जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वसा अम्ल है, ग्लिसरॉल है, ये उन नलिकाओं की, जो रक्त की नलिकाएं हैं, उनके दीवार के आर पार करके और उस रक्त में जाकर के मिल जाते हैं, रक्त उन्हें ग्रहण कर लेता है। ये प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण। तो अवशोषण भी आपका छोटी आंत में ही, क्षुद्रांत में ही होता है। यानी क्षुद्रांत, छोटी आंत बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपका आहार नल का, क्योंकि भोजन का पाचन भी यही कंप्लीट होता है पूरी तरह से। सबसे पहले जो अधूरापन रहता है यहाँ सब पूरा हो जाता है। साथ ही साथ अवशोषण का कार्य भी क्षुद्रांत ही करती है, यानी रक्त को ये भोज्य पदार्थ प्रदान करने का कार्य भी छोटी आंत, क्षुद्रांत ही करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गया। सबसे महत्वपूर्ण अंग एक तरह से देखा जाए तो क्षुद्रांत है आहार नल का। और उसके बाद इसी से जुड़ा एक स्वांगीकरण भी देख लेते हैं। स्वांगीकरण, पहला अंतर्ग्रहण हो गया, भोजन ग्रहण किया गया, पाचन हो गया आहार नाल में यहाँ से यहाँ तक,
अवशोषण मैंने अभी आपको बता दिया कि रक्त में पहुंच गया भोजन। अब स्वांगीकरण या एसिमिलेशन क्या है? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन ये है कि ये जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, सरल पदार्थ है, इनको जब रक्त लेके जाता है, विभिन्न कोशिकाओं को देता है, तो कोशिकाएं उनको अपने जीव द्रव को बनाने में, कोशिका में मैंने आपने पढ़ा है कक्षा 9 में, कोशिका में जीव द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है, वही जीवन के लिए जिम्मेदार है। तो या तो जीव द्रव के निर्माण के लिए उन भोज्य पदार्थों का प्रयोग हो जाता है, या उस भोज्य पदार्थ के द्वारा उसके ऑक्सीकरण से, उसके ऑक्सीजन के संयोग से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। भोजन से हमको ऊर्जा लेनी और हमारे अपने शरीर का निर्माण भी करना है, तो या तो शरीर का निर्माण हो जाएगा उस भोज्य पदार्थ से, या से उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली जाएगी। और ये दोनों कार्य यदि हो गए तो आप कह सकते हैं कि जो लिए गए भोज्य पदार्थ का एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। एसिमिलेशन यानी उसका उपयोग, भोजन जो हमने ग्रहण किया है उसका अंततः उपयोग हो गया, तो स्वांगीकरण या एसिमिलेशन हो गया, वो शरीर में हमारे आ गया, हमने शरीर ने हमारे पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लिया, उसका उपयोग कर लिया। और अब अगला क्रम है, लास्ट चरण है बहिक्षेपण, इजेशन। 5 स्टेप्स ऑफ पोषण, यानी पोषण के 5 चरणों में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण के बाद आता है बहिक्षेपण। इसमें होता क्या है कि छोटी आंत में सारा पाचन हो गया, यही से अवशोषण भी हो गया। अवशोषण हो गया, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे रह जाते हैं जिनका अवशोषण हमारे रक्त नहीं करता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता हमें नहीं है या वो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो ऐसी चीज़ें वो पचे ही नहीं है, अपच रह गया, किसी वजह से नहीं पच पाया है भोजन, तो बिना पचा हुआ भोजन, हानिकारक भोजन, हमारा शरीर जिसको नहीं ग्रहण करने वाला है वो भोजन, वो सभी ऐसे भोजन के भाग यही छोटी आंत से खिसका करके, ये बड़ी आंत जो चौड़ा भाग दिखाया गया है, ये बड़ी आंत में, वृद्धांत बड़ी आंत में पहुंचा दिए जाते हैं। और बड़ी आंत में क्या होता है, एक काम होता है अतिरिक्त जल अवशोषण, ये मैंने लिखा हुआ है, अतिरिक्त जल अवशोषण, यानी उस भोजन में जो कुछ हमारे शरीर का जल रह गया है, क्योंकि हम पानी भी ग्रहण करते हैं, हम भोजन भी ग्रहण करते हैं, तो लार भी ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं जल का भी मिश्रण उस भोजन के साथ होता है, जो कि अपचा हुआ बड़ी आंत में पहुंच गया है। तो जल हमारे शरीर को हमेशा चाहिए होता है, जल ही जीवन है, तो जल हमारा वेस्ट ना हो, इसीलिए आवश्यकता जितनी है उतना जल जितना ले सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे पुनः अवशोषण बड़ी आंत में वापस ले लिया जाता है जल को। ये मल बाहर जाने वाला है, तो बल हमारा जल ना वेस्ट हो, तो जल हम जरूरत समझते हैं बॉडी हमारी, उतना हमारा जल अवशोषण कर लेती है। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ मल है वो यहाँ मलाशय होता है, ये मलाशय है, मलाशय यानी मल इकट्ठा होने का स्थान। मलाशय में मल इकट्ठा हो जाता है, फिर जब ये थोड़ा इकट्ठा होकर थोड़ा ठीक मात्रा में हो जाता है, तब हमको फीलिंग होती है कि हमको मल निकालना चाहिए, शौच जाना चाहिए, और मल हम इस गुदा द्वार से निकाल देते हैं, और यही क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण या इजेशन। तो हमने आज के इस वीडियो में देखा कि मनुष्यों में पोषण के लिए 5 स्टेप्स खासतौर से होते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, और फिर उसको क्रम से हमने समझा कि किस तरह से हम भोजन ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से हम पाचन, आहार नाल में होता है मुख से लेकर के गुदा तक, किस तरह से भोजन का रूट मैप क्या है, कैसे भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, मैंने आपको समझाया। फिर अगर हम पाचन की शुरुआत करें तो लार के द्वारा कौन सा मुख गुहा में पाचन होता है, आमाशय में कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, क्या होता है, कौन सा अम्ल काम करता है, छोटी आंत में कौन सा पित्तरस आता है, कहाँ से आता है, कौन कौन से एंजाइम अग्न्याशय लेके आता है, कौन कौन से कार्य क्षुद्रांत का डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस, जो छोटी आंत से पाचक रस निकलता है वो भी यहाँ कार्य करता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और पाचन में होता क्या है, जटिल पदार्थ जो हमने लिए भोजन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उनको हम सरल अणुओं में तोड़ते हैं, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वसा अम्ल, ग्लिसरॉल। यही कार्य करने के लिए इतनी पूरी प्रक्रिया की जा रही है। और जब ये छोटी आंत में सारे सरल पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका अवशोषण होता है, अगला स्टेप, अवशोषण में वो रक्त में पहुंचा दिया जाता है ताकि हमारे शरीर में जा सके। और स्वांगीकरण में वे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं भोज्य पदार्थ, जिनको कि विभिन्न कोशिकाएं अपने प्रयोग में ले आती हैं, ये क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। और उसके बाद जो अपचा हुआ, जो हानिकारक या जो बिना काम का जो पदार्थ है भोज्य पदार्थ, उसको मल के रूप में हम मलाशय में इकट्ठा होता है। उसके पहले ये बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में जो अतिरिक्त जल है उसको शोषित कर लिया जाता है, और मलाशय में इकट्ठा होने के बाद ये आवश्यकता पड़ने पर गुदा द्वारा एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पोषण में
मनुष्य के इतना ही था, या पाचन तंत्र या पोषण डाइजेस्टिव सिस्टम ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में मनुष्यों का कोई अगला सिस्टम या तंत्र पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।